नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र और एक करंट क्विज है जिसकी हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास होगी। और इसमें आप देखेंगे समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश वार्षिक संकलन करवाया जाएगा, जो जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बाद में आपको बिहार एवं उत्तर प्रदेश परिदृश्य भी इसी के साथ आपको करवाया जाएगा। और ये पेज नंबर 11 से लेकर के 15 तक हम लोग करने जा रहे हैं आज की क्लास में। पेज बाय पेज हम लोग डेली इसे कंप्लीट करेंगे। 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। क्या ये सही था? यस, ये आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, ये गलत था। ठीक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 चरण में होगा, ये कथन सही है। और मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी, ये कथन भी सही है। 2 और 3 यहाँ पे एकदम सही है और केवल बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। ठीक है। आपको याद रखना है जो आपके हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हुए हैं, इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी जानते भी हैं चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद आप सभी देख लिए हैं कि वहां पर किसकी सरकार बनी है। हरियाणा में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 कार्यक्रम घोषित किया गया। यह 16 अगस्त 2024 को घोषित होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इसे घोषित किया जाता है। हरियाणा में टोटल 90 सीट है। ये सीटें आपको जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अभी वर्तमान में इसके चुनाव हुए हैं, तो आपको यहाँ से पूछने की संभावना है कि वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं। और एससी के लिए आरक्षित सीटें यहाँ पे 17 है। 90 में 17 सीटें एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आरक्षित की गई हैं। मतदान होगा तो 1 चरण में मतदान होगा। मतदान तिथि 1 अक्टूबर 2024, हालांकि 31 अगस्त 2024 को चुनाव आयोग द्वारा इस तिथि में परिवर्तन की घोषणा की गई और जिससे अब मतदान की तिथि 5 अक्टूबर 2024 है। मतदान तिथि 8 अक्टूबर 2024 और जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें हैं 90। जम्मू कश्मीर में मतदान कब हुआ था? 8 अक्टूबर को। और यहाँ पे कुल विधानसभा सीटें 90 थी। मतदान होगा 3 चरणों में। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान हुआ था, जबकि हरियाणा में 1 चरण में हुआ था। प्रथम चरण 24 सीटों के लिए मतदान तिथि 18 सितंबर 2024 को। द्वितीय चरण 26 सीटों के लिए मतदान तिथि 25 सितंबर को। और तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ पे 40 सीटों के लिए मतदान तिथि 1 अक्टूबर 2024 को। मतगणना तिथि 8 अक्टूबर 2024 को होती है। अगला प्रश्न है, इंडिया रैंकिंग्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडिया की जो रैंकिंग्स है उसमें बताना है, यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रैंकिंग है। क्या ये सही है? आगे आपका इसमें समग्र श्रेणी में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पे बताना है क्या इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यह राष्ट्रीय इंडिया रैंकिंग 2024 की बात करें है तो यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रैंकिंग है, एकदम सही है। और इसमें समग्र श्रेणी में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। ठीक है, IIT बॉम्बे को नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये कथन एकदम सही है। 1 और 3 इसमें सही है। और कौन से कथन सही है? तो ये आपका 1 और 3 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा इंडिया रैंकिंग 2024 कब इसकी रिपोर्ट आती है? 12 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसकी रैंकिंग जारी होती है। 9वां संस्करण है। और यह क्या है? तो यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग है। समग्र ओवरऑल मतलब समग्र श्रेणी में शीर्ष 5 स्थान है। समग्र श्रेणी में शीर्ष 5 स्थान IIT मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु। IIT विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक।
आईआईटी बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र और आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली में है। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश, ये आपके सभी स्थित हैं। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देखा जाए तो विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 3 स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू नई दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में है। यहाँ पे आप देखेंगे समग्र श्रेणी में शीर्ष 5 स्थानों में आईआईटी मद्रास का पहला स्थान है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक की बात करेंगे तो ये ओवरऑल जो समग्र श्रेणी है इसमें दूसरे स्थान पर और विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। आपको याद रखना है डिफरेंस। कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका हिंदू कॉलेज दिल्ली का, हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान की श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक का है। अलग पॉइंट है आपके इसमें। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका आईआईटी मद्रास। प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान है आईआईएम अहमदाबाद गुजरात का। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान है जामिया हमदर्द नई दिल्ली। मेडिकल श्रेणी में शीर्ष स्थान है एम्स दिल्ली न्यू दिल्ली। लॉ श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक में है। और डेंटल श्रेणी में शीर्ष स्थान है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस है चेन्नई तमिलनाडु। आपको सारे जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है उनके बारे में आपको एक बार बता देते हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान है आईआईटी रुड़की उत्तराखंड। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका आईआईटी बॉम्बे। ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू नई दिल्ली। नेक्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित होता है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ और ये 12 से 13 अगस्त 2024 के मध्य होता है। कहाँ होता है? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में। और किसके द्वारा आयोजित हुआ? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इसमें मुख्य विषय के रूप में थे निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत बनाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये कथन एकदम सही है। ये क्वेश्चन मैं आपको स्पीडी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा चुके हैं। इस पुस्तक मेले की थीम राष्ट्र निर्माण में पुस्तक है, ये गलत है आपका। राष्ट्र निर्माण में पुस्तक ये आपका, इसकी थीम गलत है। यहाँ पे केवल कौन से कथन सही है? पहला ही कथन सही है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 में आयोजित होता है। यह 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स FIEP के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के द्वारा इसको आयोजित होता है। और इसकी थीम थी भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी जितने भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप विस्तार से करंट अफेयर्स को समझना चाहते हैं, मतलब जो अगर करंट अफेयर्स को आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, और अगर आपका यहाँ मैं बताऊँ आपको, तो अगर आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आप कोई भी सब एग्जाम दे रहे हो, आप BPSC दे रहे हैं और UPSC दे रहे हैं, UPPCS दे रहे हैं, या तो आप RRB के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ALP टेक्नीशियन, RPFSI, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 अगस्त 2024 को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह आपका कथन एकदम गलत है। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा, यह कथन सही है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है। तो यह कौन से सही है? दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में एक बार देख लीजिए। भारतीय वायुयान विधेयक 2024
यह लोकसभा के द्वारा पारित होता है और 9 अगस्त 2024 को इसको पारित किया जाता है। यह विधेयक स्थान लेगा तो विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के विनियमन का और उससे सशक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध कराना। और इस विधेयक के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के आदेश के खिलाफ अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न, इसमें ऑप्शन है 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के राजकीय यात्रा पर रही। आपको ये बहुत याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, याद रखेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू ने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी, एकदम सही है। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा है, ये कथन भी सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा यह 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य होती है। फिजी की यात्रा 5 से 6 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति फिजी के दौरे पर रही हैं। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी का पहला दौरा है। यहाँ पे ये सभी मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह यात्रा के दौरान उन्होंने फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियमे मैवेली कातो-निवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने फिजी की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड की यात्रा, तो न्यूजीलैंड के बारे में देख लीजिए। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वह 7 से 9 अगस्त 2024 के मध्य न्यूजीलैंड की यात्रा पर रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। अगला है, उन्होंने वहां एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया था। नेक्स्ट है तिमोर लेस्ते की यात्रा। तिमोर लेस्ते की यात्रा में क्या क्या हुआ? अपनी यात्रा के तीसरे व अंतिम चरण में वह 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रही और यह भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री जानाना गुसमाओ से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और यहाँ उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉर्म मिन चिन्ह, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म मिन और चिन्ह, भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। क्या यह कथन सही है? यह आपका एकदम सही है, पहला पॉइंट यहाँ पे सही है। दूसरा पॉइंट है, ये इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए थे, ये कथन भी सही है। यहाँ पे दोनों देशों के मध्य 9 समझौते होते हैं और भारत वियतनाम के बीच वर्ष 1982 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा सही है, ये ऑप्शन। वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉर्म मिन चिन्ह की भारत की राजकीय यात्रा होती है। यह 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जारी रही और उनके साथ कई मंत्रियों, उप मंत्रियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। 1 अगस्त 2024 को उनका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने साझेदारी को मजबूत करने हेतु 9 समझौते किए और उल्लेखनीय है कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब तक पहुंच गया है और भारत और वियतनाम के जो मध्य वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। यहाँ पे क्या हमारा गलत होता? 1982 की जगह हमको करना था 1972। अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 को उद्घाटित डिजिटल शक्ति केंद्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। क्या यह सही है? यहाँ पे बताना है आपको। यह केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग के साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं,
5 अगस्त 2024 को ही जब डिजिटल शक्ति केंद्र के संबंध में उद्घाटन हुआ था, इसमें महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जो कि नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। एकदम सही है, ये पहला पॉइंट सही है। और यह केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया था, ये भी सही है। दोनों, 1 और 2 दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल शक्ति केंद्र की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2024 को हुआ। कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। और उसका उद्घाटन करता है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा। आपको इससे याद हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी यहाँ पे मालूम चल गया। और यह केंद्र शुरू किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2024 को असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण शुरू हुआ। और इस सेमीकंडक्टर इकाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है, ये कथन एकदम सही है। पहला कथन सही है। इसकी इकाई प्रस्तावित क्षमता प्रतिदिन 3.82 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स है, ये आपको गलत है। इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। ये जो सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण है यह 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। इसके बारे में एक बार देख लीजिए। असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और इसकी शुरुआत होती है 3 अगस्त 2024 को। निर्माण की शुरुआत हुई। निर्माण की शुरुआत का समारोह आयोजित किया गया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की उपस्थिति में यह शुरू होता है। इस इकाई का निर्माण किया जा रहा है असम के जगी रोड में। असम का जो एक जगी रोड है यहाँ पर स्थापित इसका निर्माण किया जा रहा है और इस इकाई की स्थापना 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब बताना इसमें कौन कौन से कथन सही होंगे। ठीक है, तो संतोष कुमार गंगवार को झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये एकदम सही है, पहला ऑप्शन सही है। और CH विजय शंकर को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये गलत है। CH विजय शंकर को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये गलत है। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला और तीसरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और यहाँ से राज्यपाल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। क्योंकि अभी जितनी भी नई राज्यपालों की नियुक्ति हुई है किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कि छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछ ही लेते हैं। जैसे कि आपके NTPC रेलवे के जो एग्जाम है, SSC के जो एग्जाम है, उनमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। कब नए राज्यपाल नियुक्त होते हैं? 28 जुलाई 2024 को। निम्न नियुक्तियां आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नियुक्त राज्यपाल व्यक्ति और राज्य, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यह राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। जिष्णु देव शर्मा तेलंगाना के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए, तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। संतोष कुमार गंगवार ये आपके झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। रमेन डेका की बात करेंगे तो यह आपके छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त होते हैं। CH विजय शंकर मेघालय के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। गुलाब चंद्र कटारिया ये आपके पंजाब संघ शासित प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रशासन के भी नियुक्त हुए हैं। पंजाब, एक तरह से आप ध्यान दीजिएगा, पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यह असम और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें मिला हुआ है। तो असम और मणिपुर आप बोल सकते हैं। असम मणिपुर के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने के कैलाशनाथन को पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? के कैलाशनाथन को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी श्रौसुतम 2024 कहाँ आयोजित हुई? यह आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। श्रौसुतम की बात एक बार देख लीजिए, श्रौसुतम क्या है। ठीक है, यह द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी है और 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में।
यह कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक महान चिकित्सक सुश्रुत की जयंती 15 जुलाई के उपलक्ष्य में आयोजित हुई। तो आपको एक चीज याद आ गया, सुश्रुत की जयंती कब मनाई जाती है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुश्रुत जयंती कब होती है? सुश्रुत जयंती ये आपकी 15 जुलाई को होती है, आपके 15 जुलाई याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये आप जानते हैं आयुर्वेद के महान सुश्रुत संहिता के प्रणेता थे सुश्रुत। अगला प्रश्न है, मोईदम्स अहोम राजवंश के माउंट दफन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मोईदम्स अहोम राजवंश के माउंट दफन प्रणाली के संबंध में विचार करना है। 26 जुलाई 2024 को मोईदम्स अहोम राजवंश के माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक दो बार अपने आप से पढ़ लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये क्लास का जो पीडीएफ है, पीडीएफ को आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। आप मत लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। पहला पॉइंट यहाँ पे एकदम सही है, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की 44वीं संपत्ति है, ये गलत है, ठीक है। मैं आपको सारी अभी बताता हूँ कौन कौन सी है। पहला ये ऑप्शन सही है, केवल वन। मोईदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली, यह कहाँ स्थित है? असम में। यह आपकी असम में स्थित है, असम में। आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 26 जुलाई 2024 को याद रखेंगे। अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 26 जुलाई 2024 को यह शामिल होती है। इस संबंध में घोषणा की गई नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इसकी घोषणा की जाती है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई भारत की 43वीं संपत्ति है, याद रखेंगे। 43 नंबर की है। मोईदम्स के बारे में बताएं तो यह पूर्वोत्तर भारत में ताई अहोम द्वारा निर्मित एक शाही टीला दफन स्थल है, जो पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह दफन टीले ताई अहोम द्वारा पवित्र माने जाते हैं और उनकी अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2024 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना है? यह हो जाएगा भारत, याद रखेंगे, भारत को चुना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला परिषद क्या होती है? सप्लाई चेन काउंसिल, एक बार देख लीजिएगा। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारों द्वारा स्थापित 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से एक है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है जुलाई 2024 में। इसका उपाध्यक्ष चुना गया भारत से, और इसके अध्यक्ष चुने गए संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए से कौन चुने गए? इसके अध्यक्ष चुने गए प्रेसिडेंट, और इसका उपाध्यक्ष चुने गए भारत। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और आईपीएफ भागीदारों द्वारा स्थापित अन्य 2 निकाय कौन कौन से हैं? संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए क्रमशः कोरिया गणराज्य और जापान। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बोर्ड के उपाध्यक्ष चुने गए हैं फिजी से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में जारी चौथे एसडीजी भारत सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, ये बताना है। चौथा एसडीजी भारत सूचकांक की बात की जा रही है। इसके अनुसार देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-2024 के लिए 71 है, और वर्ष 2018 और 2023 से 24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और स्कोर में 25 अंक की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सही है मैं आपको बता दूं एक बार। यह सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ये गलत है। एसडीजी भारत सूचकांक की बात करेंगे, यह आरबीआई के द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसलिए यह पॉइंट आपको गलत हो जाएगा। इसके अनुसार देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, ये आपका एकदम सही है। और वर्ष 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसमें स्कोर की बात की जाए तो इसमें 25 स्कोर बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 25 पॉइंट की वृद्धि हुई है। उपयुक्त कथनों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 3। चौथा एसडीजी भारत सूचकांक
फोर्थ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी हो गई है और इसमें भारत 12 जुलाई 2024 को यह जारी होता है, नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। वहां पे क्या वो दिया हुआ था आरबीआई, लेकिन ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं होता है, यह आपका नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। अगर साथियों आपको पता हो कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी साथी मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। नीति आयोग के बारे में जितना कुछ आपको मालूम हो, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, जो कुछ भी इसके बारे में मालूम हो आप बताइएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है, 0 से 100 के पैमाने पर। और यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके अनुसार भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 में 57 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया है। राज्यों के लिए एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 57 से 79 तक है और इसके अनुसार वर्ष 2018 और 2023 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, स्कोर में 25 अंकों की वृद्धि हुई है इसमें। इसके बाद जम्मू कश्मीर 21, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड है, अब दिख रहा होगा आपको उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड, सिक्किम 18 है, हरियाणा 17 है, असम, त्रिपुरा, पंजाब में प्रत्येक 16 है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 15-15 हैं। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल स्कोर 79 को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें शामिल अग्रणी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है जो कि स्कोर 77 है, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें उत्तर प्रदेश स्कोर 67 अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। सबसे अग्रणी राज्यों में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड और केरल, इसमें को 79 स्कोर प्राप्त हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को 77 स्कोर प्राप्त हुआ है जो कि शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन यह बैंकॉक में आयोजित होता है और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बिम्सटेक द्वारा विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 में होता है, 11-12 जुलाई 2024 के मध्य। यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसके विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। और बिम्सटेक के बारे में रिलेटेड जीके आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता दें, रिलेटेड स्टैटिक जीके इसका देख लीजिए। बिम्सटेक, द बे ऑफ बंगाल, बिम्सटेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है बिम्सटेक। स्थापना होती है 6 जून 1997 को। इसके बाद यहाँ पे बिम्सटेक के बारे में पूरा नॉलेज दिया हुआ है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होती है। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। वर्तमान सचिव हैं इंद्रमणि पांडे वर्तमान सचिव हैं। और कुल 7 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड, ये आपके 7 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का गठन किया है। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का आयोग गठन किया गया। हाथरस हादसे की जांच हेतु 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 जुलाई 2024 को यह शुरू होता है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया और अध्यक्षता की गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को। अभी आपको पता ही होगा कि यह हाथरस में एक हादसा हो गया था और हाथरस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आयोग के अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह, ये इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आप सभी को इसका आंसर बताना है, सभी साथी जितने भी हैं। ये हमारे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे, ठीक है। इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। फिर इस दौरान
इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताइएगा। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, और सभी साथी उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, यह पूरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा और इसके सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। और साथियों, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां से आप इसको ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, आप सभी के लिए ये क्लास करवाना हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बस यही आपसे गुजारिश है। और आपको कोई भी क्लास में दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपका कमेंट सबसे पहले देखेंगे और सबसे पहले उसके आंसर भी करते हैं। जितने भी साथियों के कमेंट आते हैं, सबके कमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो भी उनका क्वेरी होता है, आपको बताते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।